to all of you. On behalf of our IIC team, I welcome all the faculty members and students in this session. As you know, the session is an orientation session. So our innovation ambassadors today try to motivate our faculty members and students to prepare a plan, design, and a prototype. The session is totally dedicated for development of prototype. If students can understand what they are going to learn, then if any problem persists, they come and meet with us, our innovation ambassadors. They try to solve their problems. Not taking too much time, as I have mentioned that welcome address is just 5 minutes. So I invite our first speaker, Dr. Jaising Yadav sir, for his on talk NEP 2020 towards innovative educational system. Sir, are you ready with your presentation? Or I have to present? Yes, madam. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. थैंक यू रश्मि मैडम। इस मंच पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद ये बहुप्रतीक्षित नीति रही है और काफ़ी टाइम लग गया इसको आने में। तो सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि मेरा पॉइंट है कि NEP 2020 टुवर्ड्स इनोवेटिव एजुकेशनल सिस्टम। तो ये इनोवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? राष्ट्रीय शिक्षा मतलब शिक्षा नीति के लिहाज से इनोवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इस बहुत सारे चैलेंजेज है इसमें। पहला है कि इंडिया इस दशक के बाद विश्व में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री होगा। तो यहाँ के लोगों को एक कुशल ह्यूमन रिसोर्स में बदलने के लिए एक शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। दूसरी बात, 21वीं सदी में तमाम चैलेंजेज हैं, वो पर्सनल लेवल पे है, सोशल लेवल पे। एक मिनट इंटरप्ट करूंगी। हेलो, हाँ जय सर, आपका प्रेजेंटेशन मैं शेयर करूं क्या? मैं शेयर कर देता हूँ मैडम। हाँ आप शेयर कर दीजिए सर। हाँ ठीक। मैम हो सके तो आप ही शेयर कर दीजिए। सर मैं करती हूँ सर प्रेजेंट। जी जी जी, आप स्टॉप शेयरिंग कर दें सर। हाँ आप देखिए ऊपर लिखा आ रहा है स्टॉप शेयरिंग, आप स्टॉप शेयरिंग कर। जी जी, हो गया मैडम। बस एक मिनट सर। जी I think it is visible now. यस यस, Okay sir. स्टार्ट करूं? हाँ यस सर। तो जैसा मैं कह रहा था कि 21वीं सदी में तमाम नए तरह की चुनौतियां आ रही हैं और ये चुनौतियां न केवल पर्सनल लेवल पे हैं बल्कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, सारे लेवल पे चुनौतियां आ रही हैं। तो इस चुनौतियों से निपटने के लिए एक इनोवेटिव एजुकेशन पॉलिसी की आवश्यकता थी। तीसरा है कि ग्लोबल कंपटीशन। हेलो हेलो सर आपकी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। हाँ हाँ, तो दुनिया भर के देशों में इस समय कंपटीशन का दौर चल रहा है आगे बढ़ने के लिए और इन सब में आगे जाने के लिए जरूरी है कि एक हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जाए।
चेंजिंग नेचर ऑफ जॉब एंड स्किल्स। तो इसको जो जॉब चेंज हो रहा है, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और कंप्यूटर साइंस हो गया, इस सब से संबंधित जो जॉब आ रहे हैं उसको सीखने के लिए स्किल की जरूरत होगी। वो स्किल एक इनोवेटिव एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा ही पूरी हो सकती है। चौथा मतलब नेक्स्ट रिसर्च है, इनोवेशन है, इंटरप्रेन्योरशिप है, इंक्लूजन है, इक्विटी है, जिससे कि सोशल गैप्स को भरा जा सके। इन सभी सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए एक नई शिक्षा नीति आई है, जिसका जिसका इन सब में जिसका मतलब ध्यान रखा गया है। स्कूल हम आते हैं स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में ये नीति ट्रांसफॉर्मेटिव है। जैसा कि पहले पता था हम लोगों की 10+2+3 की एजुकेशन पॉलिसी थी, लेकिन इसमें 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसमें 3 से 8 साल के बच्चों के लिए फाउंडेशनल है, प्रिपरेटरी लेवल पे 3 साल का है जो क्लास 3 से 5 होगा, मिडिल लेवल पे क्लास 6 से 8 11 से 14 साल के बच्चों के लिए है, और सेकेंडरी एजुकेशन 4 साल की होगी जिसमें कक्षा 9 से 12। मैडम नेक्स्ट करिए टॉपिक, वो स्लाइड ये वाली सर, हायर एजुकेशन थर्ड वाली ये। हाँ ठीक मैडम। हायर एजुकेशन के संदर्भ में अगर इस शिक्षा नीति ने कहा है कि हमको क्या, अगर कोई एक सुझाव देना हो तो मैं वो सुझाव दूंगा कि लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, मतलब ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी होने चाहिए जिसमें बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, वो भी इंटीग्रेटेड रूप से, मतलब एक ही कैंपस में। इसका कारण ये था कि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स का, वो यहीं पे संभव होता है। नेक्स्ट है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। तीसरी बात है कि इन्होंने एमफिल को समाप्त कर दिया है। एमफिल अब जो है एक कोर्स के रूप में उतना उपयोगी इनकी समझ में नहीं रह गया था। इन्होंने एक जो मॉडल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में मेरू का नाम दिया गया है, मेरू को इन लोगों ने एक मॉडल यूनिवर्सिटी के रूप में खोलने के लिए कहा है। रिसर्च की क्वालिटी बढ़ाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जानी है, और उच्च शिक्षा के विनियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, करने की बात कही गई, जिसमें 4 ये एक अम्ब्रेला बॉडी होगी जिसके नीचे 4 एलिमेंट इसके होंगे। पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल एंड जनरल एजुकेशन काउंसिल। विषयों के बीच में जो कठोरता पूर्वक विभाजन किया गया है कि लड़का फिजिक्स के साथ मैथ ही लेगा या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी का मन है कि फिजिक्स के साथ बायोलॉजी पढ़ने का, या किसी का मन है फिजिक्स के साथ म्यूजिक सीखने का, तो वो कर सकता है, उसको आज़ादी होगी, क्योंकि ज्ञान को किसी खांचे में नहीं बांटा जा सकता है। और इन्होंने कहा कि सारे जो रेगुलेटर्स हैं, जो 15-20 रेगुलेटर्स हैं, इस समय मेडिकल का अलग है, डेंटल का अलग है, उसको हटा के सिंगल रेगुलेटर होगा, और कॉलेजों यूनिवर्सिटी को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। मेरे ख्याल से अभी टाइम खत्म हो रहा है। मैन सर, हेलो जी सर, आपका स्लाइड हो गया? हाँ स्लाइड, थैंक यू सो मच सर। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर, आ रही सर। हाँ रश्मि मैडम होगी ना? रश्मि मैडम, रश्मि मैम। हाँ सर। हाँ यस हेलो। हाँ जी जय सर। मैडम, जी 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 हेलो जय मैडम। सर। हाँ सर बहुत शॉर्ट में आपने जो है एनईपी की जो खूबियां हैं जो कि स्टूडेंट्स को ले आती हैं इनोवेशन की तरफ, उनको बताने का प्रयास किया। और चूंकि इसके लिए टाइम बहुत चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन आपने शॉर्ट में मेन बातों को बताने का प्रयास किया। कैसे सिलेबस को चेंज किया जा रहा है, कैसे सिलेबस को ओरिएंटेड किया जा रहा है टेक्नोलॉजी की तरफ, वो सारी चीज़ें हमको अभी जब इस साल हम लोग अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे BA1 BSc 1 के कोर्सेज को, तो हम देख पाएंगे किस तरह से उनको ऑप्शनल कोर्सेज दिए जा रहे हैं कि वो एक कोर्स से दूसरे कोर्स में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं
डेफिनेटली वो उनको हेल्प करेगा। जो इनोवेशन का एक माहौल हम क्रिएट कर रहे हैं या भारत उसको आगे ले आने का प्रयास कर रहा है, वहाँ पर वो जरूर हेल्प करेगा। अब मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी सर को इनवाइट करती हूँ। महेंद्र त्रिपाठी सर हमें नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में बताएंगे, क्योंकि जहाँ हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है उसमें हम किस तरह से अपने जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में किस तरह से इस पॉलिसी को अपनाएंगे, उसके बारे में महेंद्र त्रिपाठी सर बात करेंगे। महेंद्र त्रिपाठी सर, नाउ प्लेटफॉर्म इज फॉर यू। ओके, थैंक यू मैडम। आवाज आ रही है मैडम? आवाज आ रही मेरी है आवाज सर? पहुंच रही है? प्रेजेंट करना हो आपको, प्रेजेंटेशन करना है सर, प्रेजेंट आपको या आप खुद कर लेंगे? आ रहे हैं जी, आवाज आ रही है? आप कर दीजिएगा मैडम। जो फ्रंट अच्छा जी। वाला स्लाइड है उसका रख दीजिएगा, आप चलाते रहिएगा। हम चूंकि 5 मिनट का आपने समय जो दिया हुआ है ना, हाँ वो सर, बोलिए सर। बोलने के लिए सर हम जानते हैं सर कि हाँ मैडम। बोलने की सभी को, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन नहीं होते तो हर सेशन अलग अलग किया जी जी, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस ओरिएंटेशन सेशन के जितने भी हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक हैं जो उपस्थित हैं और जो भी छात्र जुड़े हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस ओरिएंटेशन सेशन में मुझे जो टॉपिक मिला है वो है NISP, नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2019 के संदर्भ में मुझको बहुत संक्षिप्त में बात रखनी है अपनी। आवाज आ रही है मैडम? नहीं, हेलो? आ रही सर, आ रही है? ओके ओके, थैंक यू सर। हम एक संक्षेप में 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहेंगे कि NISP कैसे आई, कैसे आया, बस 2 मिनट में। बाकी तब आगे बात करेंगे इसमें क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इसमें सुझाव हैं, क्या बातें कही गई हैं। नवंबर 2016 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICT द्वारा, उनके एक्सपर्ट के द्वारा यह महसूस किया गया कई विद्वानों के द्वारा कि HEI जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को सम्मिलित किया जाए, क्योंकि इसकी समय की आवश्यकता भी है। जैसे अभी जयसिंह यादव सर ने कहा कि आने वाली जो समस्याएं हैं भविष्यगत, उसके संदर्भ में यह बात कही गई। तो हमको एक ऐसा वातावरण, इकोसिस्टम डेवलप करना था अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जिससे कि स्टार्टअप, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना छात्रों में बढ़ सके और हमारे पास जो भी संसाधन है उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए जो हमारा एक टारगेट है अभी, जैसे 2024 का टारगेट है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में सम्मिलित हो सकें, उसको प्राप्त कर सकें। HEI के भीतर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकें। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा कल्चर बनाएं, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं कि स्टूडेंट और फैकल्टी के मध्य ऐसा इंटरेक्शन हो कि वो कोई भी इनोवेशन आइडिया, कोई भी इनोवेशन आता है, कोई भी आइडिया आता है, तो उसके लिए वो अपने फैकल्टी से संपर्क करें, संपर्क करके फिर उसको प्रयास करें, इंक्यूबेशन सेटअप पे जाएं और फिर उसको बढ़ाकर आगे स्टार्टअप के रूप में उसको एक वेंचर का रूप दें। अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा जो देश है उसकी जो रैंकिंग थी 2019 में, वह 52 पोजीशन थी, 52वीं पोजीशन थी। तो इन संदर्भों में जो कमेटी बनाई गई थी, MHRD द्वारा एक कमेटी बनाई गई 15 सदस्यीय, उस कमेटी ने जो सुझाव दिए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट से संबंधित, उस सुझावों को 11 सितंबर 2019 को NISP के द्वारा लागू किया गया। नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी, जिसे हम लोग NISP कहते हैं, वह 11 सितंबर 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपने यहाँ लागू किया गया। इसके जो मेन फीचर्स थे, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि अभी जैसे सर ने भी बताया कि हमें जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उनका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, हमारे जो भविष्य में चुनौतियां आने वाली हमारे देश के सम्मुख, उनका हम कैसे सामना करें। बेरोजगारी के संदर्भ में हम देखें, रोजगार की ज्यादा आवश्यकता है हमारे देश में। हमारे यहाँ अगर पॉजिटिव वे में सोचें कि डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे अच्छा है, हम बहुत काफी रिच हैं जनांकी लाभांश, तो उसका हम मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं अगर हम उस जनसंख्या के बड़े भाग को स्किल्ड कर सकें, टेक्नोलॉजी का अपग्रेड कर सकें और इनोवेटिव माइंड सेट तैयार कर सकें उनके अंदर, जिससे वह इस इनोवेशन का, स्टार्टअप का और जो एंटरप्रेन्योरशिप का है, इसका लाभ देश को दे सकें। कुल मिलाकर कहा जाए तो NISP का जो मुख्य उद्देश्य था कि एक ऐसा तंत्र का विकास किया जाए जो उच्च गुणवत्ता युक्त मानवीय संसाधनों में परिवर्तन कर सके। एक ऐसे HEI स्थापित करना था
जो एक ऐसे इकोसिस्टम डेवलप करें जिसमें स्टूडेंट और फैकल्टी के मध्य इंटरेक्शन हो। इसे गाइडिंग फ्रेमवर्क कहा गया। कोई भी स्टूडेंट जब कोई उसके दिमाग में इनोवेशन आता है, अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं तो इनोवेशन, मैडम स्लाइड आ रही है क्या? हाँ सर, स्लाइड स्लाइड आ रही है? स्लाइड लाइट आ रही है सर, आप ओके 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 चल रहा है। तो इनोवेशन के संदर्भ में एक अर्थशास्त्री थे जे शुम्पीटर, उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे अभी हैं उनको जानना है कि इनोवेशन क्या होता है संक्षेप में। तो उन्होंने कहा कि 5 तरह के इनोवेशन हो सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, जब नए वस्तुएं सेवाओं का हम इंट्रोडक्शन करें या उत्पाद करें। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोसेसेस, नई विधि या प्रक्रम का। इंट्रोड्यूसिंग न्यू मार्केट्स, नए बाजार की खोज करें, नए बाजार को उद्भव हो। इंट्रोड्यूसिंग न्यू सप्लाईज, एक्सप्लॉयटेशन सोर्स ऑफ सप्लाई, नए नए स्रोतों की, नए खनिज के स्थानों की खोज कर सके। इंट्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन, और नई संस्थाओं की हम स्थापित कर सकें। तो यह सभी इनोवेशन के प्रकार हैं। 5 टाइप्स ऑफ इनोवेशन बताए। और जब हम इंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, बार बार हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, तो आर्थिक जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं ज्यादा जानते रहते हैं। तो इंटरप्रेन्योरशिप का आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इंटरप्रेन्योरशिप के कारण जीएनपी उस देश की बढ़ती है, इंक्रीजिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट होता है, पूंजी संचय, पूंजी निर्माण बढ़ता है, संपत्तियों का सृजन होता है, वितरण सुनिश्चित होता है, वितरण बढ़ता है, और लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन होता है। और एक खासतौर से एक ऐसे देश में जो इतनी बड़ी आबादी का देश है, तो यहाँ पर अगर स्टार्टअप की पॉलिसी, इनोवेशन को स्टार्टअप के रूप में बदला जाए, ज्वाइंट वेंचर के रूप में स्थापित हो सके, तो रोजगार की दृष्टि से बड़ा बहुत व्यापक सुधार होगा। हम एनआईएसपी के मुख्य बिंदुओं पर हाईलाइट करना चाहते हैं। करीब देखा जाए तो लगभग 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसके एनआईएसपी के स्तंभ के रूप में हैं। वो आपके सामने स्लाइड में दिख रहे हैं, हम एक बार बोल देते हैं, उसके बाद हम संक्षेप में चर्चा कर देंगे। क्रिएटिंग इनोवेशन पाइपलाइन एंड पाथवे फॉर एंटरप्रेन्योर्स एट इंस्टीट्यूट लेवल, नॉर्म्स फॉर फैकल्टी स्टार्टअप, pedagogy and learning intervention for entrepreneurship development, collaboration, co-creation, business relationship and knowledge exchange, entrepreneurial impact assessment। इसके पहले 5 पॉइंट थे। स्ट्रेटजी, जिसकी हमने संक्षिप्त चर्चा की, स्ट्रेटजिक एंड गवर्नेंस, स्टार्टअप इनेबलिंग इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स, प्रोडक्ट ओनरशिप राइट्स फॉर टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड एट इंस्टीट्यूट, और ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंसेंटिव्स। अगर हम देखें इन संदर्भों के, हमको एक ऐसा विकास करना है, संस्थागत एक हायर एजुकेशन में ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि हम जैसे कहते हैं कि रिसर्च क्या है, रिसर्च कहते हैं कि, या अभी हमने इसमें लिखा भी है कि इसमें स्लाइड में बताएं मैडम। हाँ सर, कौन सी स्लाइड? उसमें दिख नहीं रही तुमको, हमें लगा स्लाइड नहीं आ रही क्या? ओके, एनआईएसपी जो गाइडलाइंस है, एनआईएसपी गाइडिंग फ्रेमवर्क दैट कन्वर्ट्स, ठीक है। हाँ, एनआईएसपी इज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एनआईएसपी का कि अटल जो रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट है, जिसको हम एरिया बोलते हैं, ARIIA, इसमें जो है संस्था जुड़ी होनी चाहिए। और हर संस्था में एक आईआईसी सेंटर का स्थापित हो, आईआईसी प्रकोष्ठ स्थापित हो, और संस्था में छात्रों और फैकल्टीज के मध्य इंटरेक्शन करने के भरपूर फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हो। फ्लेक्सिबल शब्द में कहते हैं तो उसका सेंस है कि कहीं न कहीं एनआईएसपी के माध्यम से यह संस्था को दिया गया है कि अगर कोई छात्र इनोवेशन करता है, कोई स्टार्टअप पे कुछ काम कर रहा है, कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप विकसित कर रहा है, तो उसको एक सेमेस्टर, एक ब्रेक या एक वर्ष का ब्रेक मिलना चाहिए, और उस ब्रेक के बाद वह फिर से अपना शैक्षिक सत्र अपना पूरा कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उसके पास होनी चाहिए, ये इस एनआईएसपी में प्रावधान है। दूसरा इस एनआईएसपी में प्रावधान है कि जो भी नवाचार व स्टार्टअप, जो इनोवेशन और स्टार्टअप की गतिविधियां होंगी, उनकी फाइनेंसिंग कैसे होगी। उनकी फाइनेंसिंग के लिए एनआईएसपी में प्रावधान है कि संस्थान अपने जो वार्षिक बजट बनता है उसका 1%, कम से कम 1% इनोवेशन फंड के रूप में
अलग रख सकती है और उसके माध्यम से वह जो अपने कैंपस में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप की गतिविधियां हो रही हैं उनका वित्त पोषण कर सकती है। अगर यह फाइनेंशियल जो कोर्स है कम पड़ रहा है तो वह सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ फंडिंग होती है। उसके अलावा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो CSR एक्ट के तहत है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल के तहत, उसके अंतर्गत भी कंपनियां बहुत सी फंडिंग करती हैं, वह भी उस फंड में सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, स्टूडेंट और फैकल्टीज के मध्य जो स्टार्टअप से संबंधित गतिविधियां हो रही हैं, जो उनके बीच एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, एक तो उनको सेमेस्टर का लाभ मिलना चाहिए बच्चों को, छुट्टी का, अवकाश का। दूसरे जो स्टाफ है, जो फैकल्टीज हैं, उनको भी कहीं न कहीं कुछ एक्स्ट्रा समय की आवश्यकता होगी, तो उनको भी यह जो जैसे छात्रों को अवकाश देने की बात कही गई है, 1 साल या 1 वर्ष, 1 सेमेस्टर अपना ब्रेक कर सकते हैं, उसके बाद फिर अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। उसी तरह फैकल्टी को भी कुछ छूट दी गई है, वह छुट्टी का लाभ ले सकते हैं। और छात्रों को यह भी कहा गया है कि जो कि छात्र इनोवेशन करता है, कुछ इनोवेटिव आइडिया सोचता है, उस पर काम करता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करता है, तो उसको कुछ क्रेडिट भी मिलना चाहिए इसका। वह एक अलग से काम कर रहा है, अलग से काम करने का मतलब एक सामान्य छात्र की अपेक्षा ज्यादा वर्क कर रहा है, तो उसको कुछ ज्यादा श्रेय मिलना चाहिए, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट भी दिया जाना चाहिए। यह भी इस NISP में प्रावधान किया गया है। जो स्टूडेंट होता है वह एक विचार लेके संस्था के पास जाता है, संस्था में रहता है, तो संस्था के किसी फैकल्टी या संस्था प्रमुख से संपर्क करता है, अपने विचारों को अवगत कराता है। संस्था का जो प्रमुख होता है, जो डायरेक्टर होता है, जो CEO होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वह उसके विचारों को फैकल्टीज के कमेटी द्वारा के सम्मुख रखवाता है। अगर लगता है कि उसमें बहुत अच्छा है, उसमें काम हो सकता है, वह स्टार्टअप के योग्य है, मार्केट फिट है, तो उस पर फिर काम करने के लिए उसको इंक्यूबेशन सेंटर की आवश्यकता होती है, जहां पर वह अपना अर्ली प्रोटोटाइप जो जनरेट करता है उस पर कुछ काम करते हुए सीख सके। तो अगर संस्था में इंक्यूबेशन सेंटर है तो उसको वहां के हॉस्टल की, वहां के लैब की, वहां इंक्यूबेशन सेंटर की वह फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इस NISP में प्रावधान है। अगर उस संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है तो प्री इंक्यूबेशन और इंक्यूबेशन के लिए संस्थान किसी बाहरी सोर्सेस से, बाहरी संस्थान से भी संपर्क कर सकता है, वहां भी उसको फैसिलिटी उपलब्ध करा सकता है। अगर उस संस्थान में ये सुविधा उपलब्ध है इंक्यूबेशन सेंटर की, क्योंकि प्रोटोटाइप के लिए बहुत जरूरी होता है, तो जब भी वह वेंचर के रूप ले उसका स्टार्टअप, तो स्टार्टअप कंपनी में 2 से लेकर 9.5%, 2 to 9.5% तक की जो हिस्सेदारी है वह संस्थान ले सकता है। संस्थान की जो उसमें ओनरशिप हो सकती है वह 2 से लेकर 9.5% तक की हो सकती है। अगर उस संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है तो फिर वह जो इन्वेंटर है, जो इन्वेंटर्स है, उसका पूरी जिम्मेदारी होगी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप होगा वह उसका पूरा होगा, उसमें संस्थान का कोई रोल नहीं होगा। तो इस प्रकार देखा जाए कि शुल्क के माध्यम से इंक्यूबेशन और इंक्यूबेशन की सेवाओं और परामर्श का जो प्रावधान है वह व्यवस्थित किया गया है इस NISP के माध्यम से। और इसमें यह भी प्रावधान है कि संस्थान जो है प्रतिवर्ष इनोवेशन और स्टार्टअप से संबंधित कोई अवार्ड बनाए, जिससे बच्चे, उस संस्थान के बच्चे उत्साहित हों, उस कार्यक्रम में भाग लें और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। साथ में लास्ट पॉइंट जो है, अभी देव सिंह यादव सर ने बताया कि पाठ्यक्रम से संबंधित जो परिवर्तन किया गया NEP में, यहाँ भी जो पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चा के पठन पाठन में सम्मिलित किया जाए, कारोबार विफलता को सम्मिलित किया जाए, जीवन के अनुभवों से जुड़ी जो केस स्टडी है उसको सम्मिलित किया जाए, जिससे बच्चा जागरूक हो सके और कुछ सीख सके, आगे जो आगे भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं उनका सामना कर सके। ओवरऑल देखा जाए तो NISP जो है वह एक प्रकार का माइंडसेट है जो छात्रों में इस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा, संस्थान में इस किया जाएगा कि नॉलेज बढ़ सके, हमारी अर्थव्यवस्था नॉलेज बन सके, हमारा हो सके और ग्लोबल बेस्ड हब सके, और हमारा भारत एक ग्लोबल स्तर पर एक ग्लोबल टॉपर हब के रूप में स्थापित हो सके। तो NISP का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, जो उद्देश्य है, वह इन्हीं बिंदुओं पे जुड़ा हुआ है, इन्हीं बिंदुओं से। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
रश्मि मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छी तरीके से आपने एनआईएसपी को समझाने का प्रयास किया। एनआईएसपी बहुत बड़ी टॉपिक है और अपने महाविद्यालय के लिए एनआईएसपी के पॉलिसी का फॉर्मुलेशन भी हमको करना है। तो अपने सभी आईआईसी टीम मेंबर से ये अनुरोध है कि एक बार एनआईएसपी को जरूर से सभी लोग पढ़ लेंगे ताकि साथ में बैठ करके इस पॉलिसी का फॉर्मुलेशन भी किया जा सके। अब मैं समय न लेते हुए आगे अपनी नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर कल्पना अवस्थी मैम को इनवाइट करती हूँ कि मैम आए और अपना प्रेजेंटेशन हम लोग को दे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मैम आपकी। हाँ, स्लाइड हम शेयर करते हैं। स्लाइड दिख रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, आपकी स्लाइड आ रही है मैम। आ रही है आपकी ना? slide। हाँ, ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। In today orientation session, I am going to share about the technological innovation. What is first I will discuss about the innovation. महन सर ने वैसे ही innovation को बता दिया है और innovation के kinds को बताया है। मैं एक सिंपल बच्चों के लिए मैंने ये स्लाइड तैयार की है कि what is innovation. Innovation is not very new things. It is the modification of the existing discoveries. ये हमने जो ये फिगर लगाया है ये लाइट के इवोल्यूशन को दिखा रहा है। हमें लाइट की जरूरत पड़ी, देन हमने स्टार्ट किया कैंडल से लैंप पे गए, लैंप से टंगस्टन का बल्ब आया, बल्ब के बाद एक फ्लोरोसेंट बल्ब आया और अब हम एलईडी पहुंचे। तो हम लाइट कैंडल टू एलईडी में गए। तो हमारा ये एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ। टेक्नोलॉजी को यूज करके हमें सोर्स तो लाइट ही चाहिए था, लेकिन उसको हमने डिफरेंट काइंड्स में करके उसको एडवांस बना दिया। तो टेक्नोलॉजिकल आर द यूजुअली the outcome of development activities to put invention and discovery to practical use. नेक्स्ट स्लाइड में इंक्रीमेंट ऑफ द इनोवेशन है। कई सारे इनोवेशन है, इसमें सम को समराइज किया गया है। लाइट का मैंने प्रीवियस स्लाइड में बता दिया था। और आज हम मोबाइल यूज करते हैं। पहले हमारे पास एक सिंपल मोबाइल हुआ करता था, काम हमारा था कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। फिर वो एंड्रॉयड आया, 3G 4G और अब हम 5G की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट इनोवेशन, या आप इसको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी कह सकते हैं कि हम उसको टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपग्रेड करते रहे। पर्पस हमारा एक ही था कम्युनिकेशन का, लेकिन हम उसको अपडेट करते गए। नेक्स्ट में कि अगर अभी हमें कोई प्रोडक्ट हमें लाना है, हम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इनोवेशन इसकी बात करते हैं कि हमें अपना कोई, तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला तो इन्वेंशन, कि हमें कोई एक आइडिया सोचना होगा, इन्वेंट करना होगा, फिर इसको हमें देखना होगा कि कस्टमर को वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यूबल प्रोडक्ट होना चाहिए कि हमारे जो है मार्केट में वो आ सके, उसकी कॉस्ट लो हो और उसकी नीड हो। नीड मीन प्रेजेंट टाइम में हमें क्या चीज़ ज़रूरत है। तो देयर आर द 3 स्टेप्स: इन्वेंशन, वैल्यूबल प्रोडक्ट एंड कस्टमर सक्सेस। दीज आर द 3 रूट ऑफ द आइडिया टू द कस्टमर सक्सेस। या हमें कोई भी आइडिया अगर डेवलप करना है तो हमें इन तीनों चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होगा। नाउ पहले तो हम आइडिया सोचें कि हमें करना क्या है, फिर उसके कोई एक चीज़ आएगा कि हमको ये करना है, फिर हम उसके बारे में सोचेंगे और सोच के एक क्रिएटिव बनाए, क्रिएटिविटी होगी, फिर हम उसमें आइडिया को डिज़ाइन करेंगे। और मेरा एक सजेशन था कि हमारे स्टूडेंट रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं। इनोवेशन तो किसी भी तरफ जाता है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट जिस बैकग्राउंड के हैं, तो हमारे यहाँ बच्चे अगर वेस्ट मटेरियल को रीयूज कर सके, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, और आज प्रेजेंट टाइम में कोविड के दौर में मास्क एंड सैनिटाइजर, मास्क हम कहते हैं 3 लेयर 6 लेयर 5 लेयर ऐसा होना चाहिए, तो कुछ ऐसा करें कि उसको हम यूज़ कर सके। सैनिटाइज़र के लिए लास्ट ईयर
बॉटनी डिपार्टमेंट के एक खान स्टूडेंट ने एक हर्बल सैनिटाइजर बनाया था। तो बच्चे सैनिटाइजर, मास्क या जो प्रेजेंट टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, अगर उसका सोल्यूशन ढूंढ के अपने स्टार्टअप को या अपने आइडिया को डेवलप करके प्रोटोटाइप बनाए तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। और एक मैं एग्जांपल अब मैं बताना चाहूँगी, एक इको प्लास्टिक रिसाइकिल इको ब्रिक्स, कि हम इसको जो नॉन रिसाइकेबल प्लास्टिक होती है, कुछ प्लास्टिक तो डिग्रेडेबल होती है, लेकिन जो नॉन रिसाइकेबल प्लास्टिक है उसको यूज करके लोग इको ब्रिक्स बना रहे हैं। इसमें एक सिंपल सा है कि आप प्लास्टिक के बॉटल में उस प्लास्टिक के जो नहीं हम यूज कर, जो डिग्रेड नहीं होती, उनको टाइटली पैक करके उसको एक कंस्ट्रक्शन ये दिया जा रहा है, एक होम बनाया गया है और गार्डन में भी इसको यूज कर रहे हैं। और इसको कहते हैं कि ये ब्रिक जो हम ईट यूज करते हैं उससे भी और एक स्ट्रॉन्ग एक मटेरियल है। मेरी स्लाइड बस इतनी है। मेन बच्चों को कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में सोचें, और बच्चे जो वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे कई सारी चीजें होती हैं जो वेस्ट को यूज करके उसको कोई मटेरियल बना सके या उसका कोई आइडिया कर सके तो वो ज़्यादा होगा। थैंक यू रश्मि मैडम फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हियर, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, बहुत शॉर्ट में और इतनी अच्छी बातें बता रही थी, लगा था ये पूरा सेशन इस पे होना चाहिए था ताकि बच्चे सच में इसको जान पाए कि किस तरह से हम रूरल एरिया को बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास में इतने सारे वेस्टेज हैं, तो क्यों ना उनसे कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया जाए। डेफिनेटली जब हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे तो इस पर एक पूरा सेशन करेंगे ताकि बच्चे इसको समझ सके, और जब अगला हमारा सेशन आए आईआईसी का प्रोटोटाइप सबमिशन का, तो वो इस पे प्रोटोटाइप को सबमिट कर सके। अब मैं थैंक यू वंस अगेन मैम। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर सुमन गुप्ता मैम को। बहुत देर से वेट कर रही हैं अपनी बारी का, तो मैम टाइम नहीं लूंगी, आपका वेलकम है। सुमन मैम हमारे साथ शेयर करेंगी जिस तरह से अभी मैम ने कहा, कल्पना मैम ने कहा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करके आप नई चीजें बना सकते हैं, तो मैम बताएंगे किस तरह से प्रोटोटाइप को प्रिपेयर किया जाता है। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ मैम आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल our respected principal sir, the program organizer Dr. Rashmi Singh ma'am, my respected colleagues and dear student, today in this orientation session the topic of mine is how to make prototype. how to make prototype, जैसा कि मैम लोग बता चुकी है, स्टार्टअप और इनोवेशन आईआईसी इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल है जिसके की तत्वावधान में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो आफ्टर और इनोवेशन शब्द आया कहाँ से, क्या चीज इसके पीछे, इससे पहले है? दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। एज वी वेरी वेल नो दैट टू स्टार्ट एनी इनोवेशन देयर शुड बी अ प्रोटोटाइप which can be an original idea or real idea or model of something original which has to be patterned. Now, it exists to demonstrate an idea or a study of its feasibility. Now, the question arises, how to build a prototype? How to build a prototype? The first step regarding this is the original thought. The next step is how to plan the source of testing. The next is action or implementation of this test. Beside this, there is also choose the right touch and feasibility, and at last record the question for testing. तो सबसे पहले how to create the first prototype. In this, the proof of concept shows the product work. For example, 3D model shows what it might look like. Now, the next step is fairly detailed model
which looks like a final product, which has some function as originally it was to be thought. The next is create priorities. What are the basic priorities on which the prototype is responsible? The first is need. What is the need? क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है? And this need, for example, is the product to work is portable storage. Now the next is good to have. क्या बेहतर होगा, क्या अच्छा होगा, इसके लिए सोचे. उसके बाद क्या जो है रिक्वायर्ड नहीं है, क्या चीज हमने जो शुरुआत में ली थी उसे डिस्कार्ड कर दें, जो उतनी प्रेशियस या वैल्यूएबल नहीं है. इसके बाद हम आते हैं आफ्टर दैट द प्रोडक्ट for the protection of our product, there should be intellectual property theft. There are intellectual property thefts. One can try to save this, to hide ourselves or our product. So for this, file a patent for the product idea and design. उसका पेटेंट, उसको अपना जो आइडिया है या जो डिजाइन है उसको हम पेटेंट करा लें. नाउ उसके बाद हमें क्या करना है कि हमको ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टीज को ढूंढना है जो कि हमारे प्रोडक्ट पर मोहर लगा सके. नाउ आस्क ऑल थर्ड पार्टीज टू साइन नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स. नाउ कीप कॉस्ट इन माइंड व्हेन डिजाइनिंग. उसके बाद हमें ये देखना है कि किस तरह से हम कॉस्ट को डिसाइड करें, जो हमने डिजाइन किया है अपने प्रोडक्ट को, जो हमने बनाया है अपना प्रोडक्ट, उसको किस तरह से डिजाइन करें. एट एवरी स्टेज ऑफ डिजाइन आस्क आवरसेल्फ और योरसेल्फ टू कंपल्सरी क्वेश्चंस. द फर्स्ट इज दिस पार्ट नेसेसरी? हमने जो बनाया है वो सही बनाया है, उसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी? इफ यस, व्हाट इज द चीपेस्ट मटेरियल टू मेक? मतलब सबसे सस्ता जो कच्चा माल या रॉ मटेरियल है वो हम कैसे पाएंगे विदाउट सैक्रिफाइसिंग द यूटिलिटी. नाउ यूज स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स. एक मेजरिंग, जिस तरह से मेजरिंग सिलेंडर में नाप कर चीजें ली जाती हैं, उसी तरह से स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को फॉलो करना है प्रोटोटाइप के लिए. फॉर दिस अ prototype designer or mechanist that should be able to help the figure out. हमें एक ऐसे तलाश करनी है, एक ऐसे डिजाइनर और एक ऐसे एक्सपर्ट की तलाश करनी है जो हमें ये बता सके कि हाँ ये चीज परफेक्ट है. नाउ बोरो आइडियाज फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे सीखना है, उनसे आइडिया, उनमें क्या अच्छाई है उसको लेकर अपने आप को इम्प्रूव करना है. ठीक है. नाउ इट्स टाइम ऑफ टेस्टिंग. टेस्टिंग का टाइम है. कैसे हम अपने प्रोडक्ट को जो लॉन्च करने जा रहे हैं उसको लॉन्च करने से पहले कैसे उसको टेस्ट करें. नाउ इट्स टाइम बी श्योर दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू टेस्ट. सबसे पहले हम ये अपने आप खुद ही अश्योर हो ले कि जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो जो अदर पीपुल्स हैं, द पीपुल्स कैन यूज माय प्रोडक्ट सेफली और नॉट. हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सेफली वो यूज कर पाएंगे. That will help the exact evaluation of our prototype potential. What next? Launch our product or your product prototype in the market. अब मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का टाइम आ गया है और साथ ही उसकी मार्केटिंग के लिए हमको ऑनलाइन मोड भी हम हायर कर सकते हैं. तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड वेब तक काफी मतलब फेमस हो सकता है. नाउ लास्ट द सक्सेस. ये कुछ जो प्रोटोटाइप का हम नाम ले रहे हैं, दैट इज द प्रोटोटाइप ऑफ विजुअल प्रोटोटाइप. नाउ इमेज प्रोटोटाइप. these are the now this is the image inventor. This is a presenter prototype, presentation prototype. And in last, there is a success matrix. Success matrix means it includes overall. हमने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर
यूज किया था, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज क्या हैं, नंबर ऑफ इंक्यूबेट कंपनीज क्या हो सकती हैं, कैसे हम अपने फंडिंग को बढ़ा सकते हैं, कैसे सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंक्यूबेटर जो है वो उसको हम सस्टेन कर सकते हैं, किस तरह से अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को और नेटवर्क और एंगेजमेंट के साथ अपना जो प्रोडक्ट है उसको फीजिबल बना सकते हैं, और फाइनली सक्सेसफुल उसका आउटकम जो है भी मेजर. नाउ आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू रश्मि मैडम who suggests this topic for me to deliver in this program. Thanks a lot. Thanks everybody. Thank you, Sunal ma'am. Within time presentation, knowledgeable presentation को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा presentation रहा आपका. निश्चित रूप से जब प्रोटोटाइप बनाने की बारी आएगी तो उसकी जो बारीकियां होती हैं उनको स्टूडेंट्स को हम प्रेफर करेंगे कि वो आपसे बात करें इसके बारे में और इससे वो सीखें कि किस तरह से प्रोटोटाइप को प्रिपेयर किया जाता है. नाउ नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर मनोज कुमार विश्वकर्मा सर. मनोज सर, आर यू हियर? जी मैडम. सर, आपका टॉपिक है डिजाइन एंड इनोवेशन. तो सर समय हो रहा है ज्यादा, आप तुरंत अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें. मुझे स्क्रीन शेयर करनी है सर, स्क्रीन मुझे शेयर करनी है, आप खुद करेंगे? अच्छा मैडम, जी ठीक है सर. मनोज सर स्टार्ट करिए. ओके सर, ओके. आदरणीय प्राचार्य सर, वरिष्ठ प्राध्यापक, कोऑर्डिनेटर मैडम और हमारे प्राध्यापकगण और बच्चों, आप सभी का स्वागत है. आज का हमारा टॉपिक है इस आईआईसी के प्रोग्राम में डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन. जैसा कि इसी इनोवेशन पर हमारी वरिष्ठ प्राध्यापिका कल्पना मैडम ने काफ़ी कुछ बताया आप लोगों को. थोड़ा सा हम उसमें अपनी तरफ से भी कुछ कहना चाहेंगे कि इनोवेशन का मीनिंग क्या है. इनोवेशन का मीनिंग इन्वेंशन से अलग है. इन्वेंशन का तात्पर्य आप अंग्रेजी में उसका मतलब समझ रहे होंगे कि एक डिस्कवरी जैसा, लेकिन यहाँ इनोवेशन का मतलब है कि कोई सिस्टम है या कोई हमारी ऐसी आवश्यकता है जिसमें हम कुछ सुधार करके, कुछ परिवर्तन करके, कुछ उसमें नॉवेल्टी ला के हम कुछ नई चीज़ें जो हमारी आवश्यकता अनुरूप हो या हमारे लिए लाभदायक हो या पहले की तुलना में जो बेहतर हो, हम ऐसा कुछ कर सके, ये हमारे लिए इन्वेंशन होगा, इनोवेशन होगा. इसका मतलब है कि किसी भी सिस्टम में कोई सुधार करके या थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करके हम इसको कुछ नया बना दें तो हमारे लिए वो इनोवेशन कहा जाता है. नेक्स्ट मैडम. इनोवेशन में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारे पास कुछ ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम कुछ बढ़ा सकें तो हमारे लिए बेनिफिटेड हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम थोड़ा बदलाव कर सकें, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हटा देने पर हमारी वो चीज़ें अच्छी हो जाए जो हमारे अनुरूप हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि हम उसके डिज़ाइन में चेंज कर दें, या ऐसा हो सकता है कि उसकी मूलभूत जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव कर दें. तो ये क्या हो गया, ये हमारा इनोवेशन हो गया. इन्वेंशन नहीं, इनोवेशन हो गया. ये इसके अलावा ये केवल 4 प्रकार की चीज़ें नहीं, बल्कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी ज़रूरत के अनुसार हो. कुछ ऐसा ना हो जैसे उसमें बढ़ोतरी न की जाए, बदलाव न किया जाए, डिजाइन न बदली जाए या मूलभूत उसमें तौर तरीके में न बदलाव हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ज़रूरत हो जिससे परिवर्तन करने से हमारी आवश्यकताओं में सुधार हो जाए. नेक्स्ट मैडम. हाँ, जैसे ये हम एग्जाम्पल के स्वरूप लेना चाहेंगे. जैसे हमारे बच्चों के लिए जो खिलौने होते हैं,
खिलौने अमूमन कंपनियां हमारे इनबिल्ट बनाती है, यानी वो एकदम पैक्ड होती है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अगर आप उसमें हाथ निकाल दें तो वो बिगड़ जाएगा, वो फिर वो खिलौना नहीं रह जाता है। लेकिन जैसे लीगो टॉय कंपनी थी, उसने क्या काम किया कि ये खिलौनों को एक ब्रिक के रूप में बना दिया, जिसको बच्चा लेके कुछ नए नए डिजाइन बना सकता है, या कुछ उसमें नया डिजाइन क्रिएट करके वो सीख सकता है। कुछ अगर अर्ली चाइल्ड का बच्चा है तो उसको लेकर कुछ सीख भी सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारे कंपैक्ट और पैक्ड डिजाइन के अपेक्षा ये क्या हो गया, कुछ इनोवेटिव हो गया, कुछ डिफरेंट हो गया। लेकिन वाकई में ये बिल्कुल नया है कि बच्चा उससे डिजाइन करके कुछ सीख भी सकता है और कुछ नए तरीके के डिजाइन भी बना सकता है। नेक्स्ट मैडम। नेक्स्ट। हाँ, जैसे ये आपके इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार, ये दोनों क्या है, ये इन्वेंशन तो नहीं है। आपके इलेक्ट्रिक कार क्या है, पेट्रोल कार की तुलना में कोई इनोवेटिव नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कि इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाए जो हमारे लिए एफिशिएंट हो, इम्प्रूवमेंट हो, या हमारे लिए बेनिफिटेड हो, हमारे समाज के लिए, हमारे सोशल के लिए, इस वर्ल्ड के लिए। तो ये आपका पेट्रोल कार की तुलना में आपका ये इलेक्ट्रिक कार क्या है, एक इनोवेशन है, एक रिप्लेसमेंट है, एक इम्प्रूवमेंट है, जो निश्चित रूप से बेनिफिशियल है। जहाँ पेट्रोल खत्म हो रहे हैं, हमारे पास सोलर एनर्जी है, अदर टाइप की एनर्जी है, जो काफी बेनिफिटेड होंगी। इसमें कुछ की फीचर है इनोवेशन से, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इसमें हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, कास्ट रिड्यूस हो सकता है, कंपीटनेस आपकी आ सकती है, बढ़ सकती है। इसके अलावा इस ब्रांड वैल्यू को हम स्वीकार योग्य बना सकते हैं। पेट्रोल कार की तुलना में इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा अगर हम इनोवेशन में किसी और कंपनी का सहयोग लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप या पार्टनरशिप मजबूत होती है। इसके अलावा ये नेक्स्ट मैडम। इनोवेशन में क्या चाहिए, इनोवेशन कहने के लिए आसान है कि हम इनोवेटिव हो गए, लेकिन इसमें देखिए एबिलिटी टू आइडेंटिफाई हायर एरिया प्रोसेस एंड कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी हमारी सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए। ऐसे हमें सोचना चाहिए कि जो प्रेजेंट और करेंट सिचुएशन है या सर्विस है या जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है या जिस तरीके से हम उसे बदलना चाहते हैं वो इफिशियंट होगा। ऐसा नहीं कि हम उसमें परिवर्तन तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो कॉस्टली हो जाए। इसके अलावा हम केवल सोचें ना, उसको क्या हम वास्तविक धरातल को बदल सकते हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, इन सब चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए। और एक दायरे से बाहर जाके हमें सोचना चाहिए। ये हमारे इनोवेशन में कुछ आइडिया है जो हमारी तरफ से है और हम नेक्स्ट मैडम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। हमारे कुछ साथी जुड़ना चाह रहे थे प्रोग्राम से, पर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से उनका कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैसेजेस आ रहे हैं उनके ग्रुप में, लेकिन इतने लोग जुड़े हुए हैं, इसका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम उनकी साइड में होगा। हमारे बीच में रविंद्र सर उपस्थित हैं क्या? मयंक सर, एक बार रविंद्र सर को कॉल करेंगे। जी मैडम, कॉल करते हैं। रविंद्र सर ने विषय दिया था आईपीआर पे बोलने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर हमारे एक स्पीकर भी हैं जो कि 25 तारीख को लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो हमने उनका आज के प्रोग्राम से इसलिए उनको यहाँ से हटा करके वहाँ पर डाला है ताकि जब उनका लेक्चर शुरू हो उसके पहले से थोड़ा सा उसके बारे में बता दें और तब जो हमारे स्पीकर होंगे वो स्पीकर उसके बारे में बात करेंगे। मैं रविंद्र सर को ये क्लियर करना चाह रही थी, पर सर शायद अभी जुड़ नहीं पाए हैं। समय भी हो रहा है तो मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ।
हाँ मैम स्टार्ट करें। हाँ हाँ सर, एक मिनट। स्क्रीन विजिबल है सर? जी हाँ मैडम विजुअल है, दिख रहा है। जितना अभी हम विजुअल एज वेल एज ऑडिबल। थैंक यू सर। जितना हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग से आज ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तो सुन रहे हैं, सबसे पहले बात की किस तरह से इनोवेशन को एजुकेशन पॉलिसी में लाया जा रहा है, किस तरह से उसके लिए जो भी स्कूल कॉलेजेस होंगे दे कैन प्रिपेयर देयर ओन NISP। फिर कल्पना मैडम ने बताया किस तरह से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया सकते हैं, सुमन मैडम ने बताया किस तरह से प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट होगा, और फिर सर ने बात की डिजाइनर इनोवेशन की। अब आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो है बिजनेस मॉडल कैनवास। एक्चुअली ये चीज है क्या, हमने सारी बातें सुनी, सारे आइडियाज, जब बच्चे हमारे पास आते हैं हम इनोवेशन की बात करते हैं, बच्चा एक आइडिया लेके हमारे पास आता है कि ये आइडिया है मैम, इसको हमको इस तरह से इसको कन्वर्ट करना है स्टार्टअप में। तो वो आइडिया को, उसके पास आइडियाज हैं, उसको पता है कि इसको कैसे काम करना है, बट दैट इज नॉट इन द रिटन फॉर्म। क्योंकि जब भी बात आएगी फंडिंग के लिए, फंड हम अपने घर से नहीं ले आ सकते ना, हर किसी के पास इतना फंड नहीं होता है कि हम अपने घर से लगा करके और एक स्टार्टअप स्टार्ट कर लेंगे। तो फंड रेज करने के लिए हमको किसी न किसी कंपनी के पास, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास जाना होता है, और वो इन्वेस्टर सिर्फ हमारे आइडियाज को सुन के हमें फंड नहीं देंगे, ये बच्चों आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास होता है बिजनेस मॉडल कैनवास, जिसको प्रिपेयर करना होता है, जिसकी कुछ बेसिक चीजें होती हैं, वो रिटन फॉर्म में आपके पास आती हैं। किस तरह से आपने क्या करना है, क्या सोच रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, पहले उनको वर्कआउट करिए, उनको एक फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद तब जो है उसको आगे लेकर के बढ़िए। तो ये हमारे 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो बिजनेस मॉडल कैनवास को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले आते हैं की पार्टनर्स। सारी चीजों को आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूंगी। की पार्टनर्स, आपका जो आइडिया है तो की पार्टनर कौन होगा। सपोज करिए हमने एक कॉफी का आउटलेट स्टार्ट करने के बारे में सोचा, तो उसका की पार्टनर कौन कौन होना चाहिए। वो जगह का मालिक होगा, ओनर होगा, जहाँ पे हमको उसको स्टार्ट करना है। हो सकता है वो हमारे पास हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसमें जो सामान लगेंगे, वो जिनसे हम उनकी डिलीवरी लेंगे वो होंगे। तो उसमें आपको हर जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स होगा, जो कटलरी चाहिए कटलरी होंगी। तो इनका जो प्रोवाइडर होगा वही आपका पार्टनर होगा। तो सबसे पहले अपने पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा पार्टनर, मार्केट रिसर्च करिए, अपने पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा पार्टनर आपका, जो आपका आइडिया है वो आइडिया कास्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो उसमें ये वाला पार्टनर आपको कितने प्राइस में आपको वो सामान अवेलेबल कराएगा, कितनी चीजें देगा, और सबसे जरूरी चीज है ट्रस्ट। आपका जो पार्टनर होगा उस पर आपको ट्रस्ट भी होना चाहिए। बिना ट्रस्ट के आप कोई भी स्टार्टअप रन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज द की एक्टिविटी। आप उस कैफे में क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे। ये क्या उसमें हर तरह की कॉफी डिलीवर की जाएगी, या उसके अंदर में आपने कुछ सोच के रखा है कि नहीं हमको स्पेसिफिक टाइप यही करना है तभी तो कस्टमर आएगा, अदरवाइज कस्टमर क्यों आपके पास आएगा। एक कपड़े की दुकान है मॉम्स एंड मी, उसने अपनी एक्टिविटी एकदम फिक्स करके रखी हुई है कि नहीं, उसको जो क्लॉथिंग सेल करनी है दैट इज ओनली फॉर प्रेग्नेंट लेडीज एंड फॉर इन्फेंट्स, उसके अलावा और कुछ नहीं उनके यहाँ मिलेगा। तो उनकी एक्टिविटीज, तो आप जब जाते हैं सर्च करने के लिए मार्केट में, दिमाग में एक नाम होता है कि इनके पास जाएंगे तो उनको वहां पर वो चीजें मिल जाएगी। तो हमेशा एक अपना जो भी बिजनेस हम करने जा रहे हैं, जो भी आइडिया लिए हैं, उसकी जो भी की एक्टिविटी है उसको निश्चित रूप से ध्यान में रखें, तभी आप उसको नोट डाउन करें, वो आपके हर पार्ट में आना चाहिए। और उसके बाद आते हैं की रिसोर्सेज पर। जिस भी चीज को आपको की एक्टिविटी डिसाइड हो गई, की पार्टनर डिसाइड हो गए, अब आते हैं की रिसोर्सेज। चीजें कहाँ से मिलेंगी, जो चीजें हमें चाहिए, जो हमने पार्टनर डिसाइड कर ली है, वो पार्टनर ही तो हमको ला करके देंगे सामान। वो सामान कहाँ से मिलना है, किस क्वालिटी का सामान चाहिए, वो भी आपको डिसाइड करना है। और उसके बाद आता है वैल्यू प्रपोजिशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वैल्यू प्रपोजिशन के बिना आपका स्टार्टअप रन नहीं कर पाएगा। ओला उबर का नाम बहुत सुना हमने ना, पहले भी तो हम ऑटो करते थे, ऑटो करके जाते थे पकड़ने के लिए रिक्शे वाले को, और हमेशा जो है 2-4 रुपए के लिए बहसा बहसी जरूर होती थी हमारी कि नहीं उसने इतने पैसे कहे थे, उसको इतने पैसे नहीं, इतने पैसे हमको चाहिए। आपने मैडम हमको कहा था बाहर छोड़ने के लिए गेट पर, लेकिन आप तो कॉलोनी के अंदर ले आई, लेकिन आप इतने पैसे दीजिए।
नाउअडेज ओला और उबर ने क्या किया हुआ है, ओला उबर ने एकदम आपको फिक्स दे दिया हुआ है कि आप अपना डेस्टिनेशन डालिए, आपको वहीं छोड़ेगा, एक पैसे की झकझक नहीं होनी है। जो आपका पेमेंट ऑप्शन आपके पास पहले आता है, आप पेमेंट करेंगे तो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा वैल्यू प्रोपोजिशन उन्होंने क्या किया, जब आप उतरते हैं तो उसका ड्राइवर आपको थैंक यू बोलता है। थैंक यू क्यों बोलता है? क्योंकि आप उसको रेटिंग देते हैं। ये वैल्यू प्रोपोजिशन उन्होंने ऐड किया है। यदि रेटिंग नहीं मिलने का होता उनका तो वो भी जो है अपना निकल लेते हैं, लेकिन आपको उनको रेटिंग देनी है ताकि तभी उनको दूसरा काम मिलेगा। दैट्स वाई दे आर सेइंग थैंक यू। तो हर अपने आइडिया में अपने आइडिया को बढ़ाने के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन का होना बहुत मस्ट है। इसके बाद आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप। बिल्कुल कस्टमर रिलेशनशिप लॉन्ग होने चाहिए, शॉर्ट नहीं होने चाहिए। इसीलिए जो भी की एक्टिविटीज है, की रिसोर्सेस है, वैल्यू प्रोपोजिशन है, उनको बहुत ध्यान में रखना है ताकि कस्टमर आज हमारी दुकान से जाएगा तो वो कल को भी आना चाहिए, वहां से निकल के बाहर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट इज कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट में कस्टमर आपको सजेस्ट भी करते हैं चीजें कि इसको यदि इस तरीके से कर लिया था तो ज्यादा अच्छा होता। तो उन बातों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि अगली बार जब वो हमारे शॉप पर आए, हमारे स्टार्टअप में आए कुछ लेने के लिए, तो हम उनसे बोलते हैं नहीं नहीं आप जो चाहते हैं वो हमारे पास नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमने उनसे अपना रिलेशनशिप बनाया है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हमें फीडबैक दे रहे हैं उनके ऊपर काम करना होगा, और काम करके ही उसको जो है हम अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। नाउ द चैनल। अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए हमारे चैनल क्या क्या हो सकते हैं? आज तो ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मोड्स अवेलेबल हैं, वो हमको चुनना है। हमारा स्टार्टअप कैसा है, उसके लिए ऑनलाइन मोड सुटेबल है कि नहीं है। ऑनलाइन नहीं सुटेबल है तो ऑफलाइन है, ऑफलाइन में क्या क्या चीजें चाहिए वो चैनल्स ढूंढने हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं आ रही है। कहा कि आप स्क्रीन नहीं हो रही है, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है मैम। नहीं विजिबल नहीं हो रही है। स्क्रीन विजिबल किसी के साइड में नहीं है। जी मैंने शुरू में तो आ रही थी लेकिन अभी गायब हो नहीं गई। मैम शुरू में आ रही है। रुद्र सिंह ने प्रेजेंटिंग करा है। रुद्र सिंह। अच्छा रुद्र अच्छा सिंह किसने, कौन है? स्टॉप प्रेजेंटिंग करो। रुद्र सिंह, रुद्रा सिंह लिखा है, स्टॉप प्रेजेंटिंग। ये लास्ट की स्लाइड आपकी नहीं दिखी हम लोग को। हाँ इसके पहले आ रही थी शुरू में। अच्छा बस से दो साइड नहीं दिखी है। हाँ मैम अब फिर से शेयर कर दीजिए एक बार। एक मिनट मैम। अभी दिख रही है मैम? हाँ अब आ गई। हाँ हाँ हाँ। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि जब भी कोई चीज प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कॉस्ट बहुत मैटर करता है। जो चीजें हमको लेनी है वो चीजें अगला हमें किस प्राइस में दे रहा है, दूसरा किस प्राइस में दे रहा है, और क्वालिटी क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करना है। और लास्टली रेवेन्यू आता है। हमने अपनी कंपनी को स्टैंड करने में, स्टार्टअप को स्टैंड करने में 50,000 रुपये लगाए, लेकिन यदि हमने एक टारगेट सेट किया था कि हमको 1 साल के बाद जो है हमारा इतना खर्च निकल जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट अगले ईयर में हमको उसका प्रॉफिट लेना है। तो यदि ये चीजें हम रिटर्न फॉर्म में नहीं रखेंगे, लिख के नहीं रखेंगे, या जब हम आइडिया को पिच करने जाते हैं उनको नहीं बताएंगे ये चीजें, तो वहां पर आपके आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं है। यदि आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो आइडिया का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने आइडिया को जब भी स्टार्टअप में प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करेंगे, प्रोटोटाइप से जब भी स्टार्टअप करने के लिए जाएंगे, इन्वेस्टर के पास जब भी पिचिंग के लिए जाएंगे, हम इतनी जो 9 पॉइंट्स हैं, इन 9 पॉइंट्स के बेसिस पर हमको बिजनेस मॉडल कैनवास को तैयार करना है। चीजें बहुत ज्यादा है इनके अंदर में। मैंने एक मोटी मोटी बात रख दी है क्योंकि इसके बाद में यदि कोई स्टूडेंट अपना प्रोटोटाइप लेकर के आता है, उसको हमारे आईआईसी में हर बार जो होता है वो एक जो उसमें आता है नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट होता है, जिसके अंदर बच्चों को अपने प्रोटोटाइप्स को भेजना होता है। उनके आइडियाज हम लोग सबमिट करवाते हैं, और उनके आइडियाज सबमिट करवाने के बाद में वो जो आगे के स्टेप के लिए यदि बच्चा सेलेक्ट होता है, जैसे पिछली बार रितेश मुशफिक सेलेक्ट हुए थे, तो वहां पर उनसे यही चीजें पूछी जाती हैं कि आप बिजनेस मॉडल कैनवास को प्रिपेयर करके वहां पे एक फॉर्म होता है, इसमें भरना होता है चीजों को। तो बच्चा जब भी आइडिया डेवलप करे, प्रोटोटाइप डेवलप करे, तो हमारे आईआईसी टीम मेंबर जो उस पर काम कर रहे हो
वो उनसे ये जो 9 स्ट्रक्चर मैंने बताया, 9 स्ट्रक्चर को दिमाग में रखते हुए उनसे पहले से क्या हमारे साथ में रविंद्र सर जुड़ पाए हैं? महेंद्र सर? नहीं मैडम, नहीं जुड़ पाए हैं, उनका बता रहा था नेटवर्क नहीं जुड़ा था, अच्छा, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ अच्छा, ठीक है सर, तो कोई बात नहीं। हमारे जितने प्रिंसिपल सर भी नहीं जुड़े हैं सर ना? अब एक मिनट देख लेते हैं मैडम, अभी तो नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने सर्च किया था, तब तक तो नहीं थे हाँ, अभी नहीं। प्राचार्य, अभी नहीं। हाँ, अभी प्राचार्य नहीं आ पाए हैं। कोई बात नहीं सर, सेशन चूंकि जो है मैंने 5:30 का टारगेट लिया था और 6 बज चुके हैं, तो हम लोग जो है सेशन को यहीं एंड करते हैं। लेकिन मेरे सभी इनोवेशन एम्बेसडर साथियों ने मैंने जितने इंस्ट्रक्शन दिए थे उन सबको फॉलो किया है। मैं आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा है। निश्चित रूप से अगली सेशन जब हम करेंगे तो आप सभी के लिए अलग अलग सेशन अलॉट होंगे, क्योंकि इतनी जानकारियां आपके पास है और 5 मिनट में कवर करना उनको पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरे सभी फैकल्टी मेंबर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हमें इंकरेज कर रहे हैं। हमारी संख्या बहुत कम होती है हमेशा, लेकिन आप लोग जुड़ करके और जो है हम लोग का इतना उत्साहवर्धन करते हैं कि हम इस चीज को आगे बढ़ा सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बच्चे जो जुड़े हैं, बच्चों से कहना चाहती हूँ कि बच्चे आप लोग अपने आइडियाज के साथ आगे आइए। आपके पास में इतने सारे इनोवेशन एम्बेसडर्स हैं, आपकी आईआईसी टीम है जो बिल्कुल आपको हेल्प करेगी आगे जाने के लिए। और हमारे 2 इनोवेशन एम्बेसडर्स रविंद्र सर और मनीषा मैम आज के प्रोग्राम में, अभी मनीषा मैम ने कहा था जुड़ने के लिए, शायद जुड़ नहीं पाई है वो भी, और रविंद्र सर भी नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं उन लोग के लिए भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि उनका भी प्रेजेंटेशन, दोनों लोग का प्रेजेंटेशन था पर किसी कारण से उनका प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है। तो अभी नियर फ्यूचर में कहीं मौका मिलेगा तो जरूर उन लोग को इनवाइट करेंगे हम। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तुम दिखाई कहाँ दे रही है? मैं बोल रही हूँ, सुनाई दे रहा है? सुना